हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज सर्कल्स। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने रियल नंबर्स पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। अब आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स है। इसके पहले की क्लासेस में भी आप लोग ज्योमेट्री में सर्कल्स की स्टडी कर चुके हो, तो उससे बहुत कुछ रिलेटेड है। बहुत सारी थ्योरम्स जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी, वो सारी थ्योरम्स भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सर्कल्स। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि सर्कल से रिलेटेड है। उसके बाद में फिर हम थ्योरम्स पर आएंगे और थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है। हाउ विल यू डिफाइन अ सर्कल, सर्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो, सर्कल की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है इट इज अ राउंड शेप। एक ऐसा फिगर जो कि राउंड शेप का होता है और इसको, ये जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। दिस इज सर्कमफ्रेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसकी सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के सर्कमफ्रेंस बनी हुई है, और इस सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है और ये दूसरा जो डिस्टेंस है और ये तीसरा जो डिस्टेंस है और ये जितने भी डिस्टेंस होंगे ये सारे कांस्टेंट होंगे। मतलब ये सब की लेंथ इक्वल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। दिस इज रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इस तरीके से हम सर्कल को डिफाइन करते हैं कि इट इज अ राउंड शेप और उसकी सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं या कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। उस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर, और ये जो जितनी भी इक्वल डिस्टेंस आई है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी जो चीज है सर्कल से रिलेटेड वो है कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड। वैसे आप लोग क्लास 9th में सबको आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, which intersects circle at 2 points। जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जैसे कि ये कॉर्ड है, ठीक है, ये दूसरी कॉर्ड, ये मान लो सेंटर है, सेंटर से भी कॉर्ड पास हो सकती है। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये भी एक कॉर्ड है क्योंकि सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। बट ये वाली जो कॉर्ड है इसको मैं नाम दे देता हूं AB। तो ये वाली जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास हो रही है, तो इस कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद में अगली जो टर्म है वो है टेंजेंट। टेंजेंट भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, एक और बार हम समझ लेते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है। ऐसी लाइन, a line which touches the circle, जो सर्कल को टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये लाइन बनाई मैंने जो इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या इस पॉइंट पर कोई और टेंजेंट बनाई जा सकती है क्या, तो सोचते हैं। चलो, एक टेंजेंट तो ऐसी हो गई। अब जैसे ही इस टेंजेंट को मैं इसी पॉइंट पर बनाना है तो मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमाया, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट को फिक्स कर दिया।
क्योंकि उसी पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं कि और कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं या तो ऐसे घूमूंगा या फिर ऐसे घूमूंगा। मैं थोड़ा सा यहां से ऐसे घुमाऊंगा तो जो टेंजेंट थी अब वो क्या होगी, सर्कल को एक पॉइंट पर टच नहीं करेगी, वो कुछ ऐसे बनने लगेगी। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया तो सर्कल के अंदर चली जाएगी और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो अब वो टेंजेंट नहीं रही, अब वो क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सर्कल पर कोई एक पॉइंट है मान लो, तो उस एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि किसी एक पॉइंट पर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। और यदि ये पूछते हैं कि इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट, क्योंकि हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अलग टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पर अलग टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पर अलग टेंजेंट बनेगी। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स और इनफाइनाइट पॉइंट्स पर अलग अलग टेंजेंट हम यहां पर बना सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, तो ये होता है टेंजेंट। अब इसके बाद में मैं क्लास 9th की आप लोगों को कुछ थ्योरम्स के बारे में एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। उनके प्रूफ्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो थ्योरम क्लास 9th में हमने पढ़ी है वो आपको इस साल भी काम में आएगी सर्कल्स में। तो इसीलिए पहले हम एक बार ब्रीफ में वो सारी थ्योरम्स देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एक सर्कल में यदि मैंने एक कॉर्ड बनाई और सेंटर से मैंने यदि इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर यदि मैंने ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों इक्वल होता है, मतलब दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। ठीक है, क्या थ्योरम है कि यदि आपने सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ क्या होता है कि मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि रेडियस है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये 90 है 90 और ये कॉमन है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये पहली थ्योरम। इसका कॉन्वर्स भी हमने पढ़ा था। कॉन्वर्स क्या था कि यदि सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हमें प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का। तो सेम हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है और ये तो इक्वल है ही दिया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बट ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों इक्वल है तो 90 डिग्री के आ जाएंगे। फिर दूसरी थ्योरम थी, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो। ठीक है, यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको इनके प्रूफ अच्छे से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में हमने, चलो और बाकी जो भी थ्योरम्स हमें क्वेश्चन में यदि कोई काम में आएगी तो मैं बता दूंगा, बस ये आपको 2 थ्योरम अच्छे से याद रखनी है। अब हम इस साल देखते हैं क्लास 10th में हमें क्या है। सबसे पहले हम आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 निकाल लो, उसमें थ्योरम 10.1, सबसे पहले मैं आपको थ्योरम 10.1 समझाऊंगा। देखो थ्योरम 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट में यहां पर आपको एक बार रीड करके बता रहा हूं, आपको भी अपनी बुक में ध्यान देना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. देखो, the tangent at any point of the circle, at any point to the circle, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाई, तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर क्या बोला है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल, इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, और सेंटर से यदि मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता हूं तो ये जो रेडियस बनी है, ये रेडियस है, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो वो जो रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। एक बार फिर से आप थ्योरम रीड करो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाई,
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगी यदि मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बनाता हूं तो। रेडियस तो बहुत सारी हो सकती है, ये भी रेडियस है, बट क्या ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है? क्या नहीं है? नहीं होगी। वो क्या बोल रहा है कि टेंजेंट कौन सी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनी है उस रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम है और इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए यहां पर कोई मैथमेटिकल प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, इसका जो प्रूफ है वो भी थ्योरेटिकल होगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान देना। इसके प्रूफ से पहले मैं आपको एक चीज, हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। मैंने यहां पर आपसे पूछा कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन? यहां पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस में बोल सकता हूं, ये भी डिस्टेंस में बोल सकता हूं, ये भी एक डिस्टेंस होगा, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जो यहां से सीधे इस पर परपेंडिकुलर जब मैं बनाऊंगा तो वो शॉर्टेस्ट होगा। यह आपने पिछले साल हमने ट्राइंगल्स में ये पढ़ा था, इसका मैं एक बार ब्रीफ में आपको प्रूफ भी बता देता हूं कि शॉर्टेस्ट क्यों होगा। देखो, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल। अभी हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC की। इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों, यदि ये 90 है तो मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो छोटे ही होंगे 90 डिग्री से। तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, मतलब ये वाली साइड जो है बड़ी होगी। AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है वो AB से भी बड़ी होगी और BC से भी बड़ी होगी, बट मुझे BC का कोई काम नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया AC इज ग्रेटर देन AB। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तीनों साइड में, इसमें, इसमें और AC में सबसे बड़ी क्या होगी? AC। यदि मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ABD की, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी होगी, मतलब AD इज ग्रेटर देन AB। फिर इस ट्राइंगल की बात करें तो AE इज ग्रेटर देन AB। मतलब कि जितने भी ट्राइंगल्स यहां पर मैं बना लूं, सब में ये वाली जो लाइन बन रही है, जितनी भी लाइन इधर वाली बन रही है, सब बड़ी होगी किससे? AB से। समझे मेरी बात? मतलब कि यदि मैं इधर भी ट्राइंगल्स बनाता हूं तो ये वाली, ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली साइड जो है वो बड़ी होगी, मतलब AF इज ग्रेटर देन AB। मतलब जितनी भी ये वाली डिस्टेंस है वो सब इस वाली डिस्टेंस से बड़ी ही आएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? क्या हम ये बोल सकते हैं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? AB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि एक लाइन है मान लो और ये एक पॉइंट है, तो मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसके अलावा ये जितने भी डिस्टेंस है सब बड़े होंगे। मतलब जो परपेंडिकुलर, जब हम किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो दैट परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करें देखो। यदि, अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया कि इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन बनती है ये शॉर्टेस्ट होती है। क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं कि यदि ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी इस साइड पर, मान लो ये शॉर्टेस्ट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। यदि मैंने ये बता दिया कि दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, यदि मैंने ये बता दिया है आपको, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि ये शॉर्टेस्ट है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो वो शॉर्टेस्ट होती है। तो मैं उसका उल्टा बोल रहा हूं कि यदि ये शॉर्टेस्ट है तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे इस थ्योरम को। मुझे ये प्रूव करना है कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, मुझे ये बताना है यहाँ पर, है ना।
O A B and this is M. मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने क्या किया कि यहां पर और भी लेंथ बना ली। मैं क्या बताना चाहता हूं कि OM is the shortest length between this point and the tangent। यदि मैंने ये प्रूव कर दिया कि OM जो है वो इस टेंजेंट और पॉइंट के बीच की सबसे छोटी लेंथ है, यदि मैंने ये प्रूव कर दिया तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि OM जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, तो कैसे बताएं? तो मैंने और भी लाइंस ड्रॉ कर ली, उस पॉइंट से इस टेंजेंट पर और भी लाइंस ड्रॉ कर ली। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OC इज ग्रेटर देन OM एंड OD इज ग्रेटर देन OM? क्या हम ये बोल सकते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि ये तो हो गई सर्कल की रेडियस, OM तो सर्कल की रेडियस है, OC जो है वो सर्कल से बाहर जा रही है, मतलब वो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ी होगी क्योंकि रेडियस तो यहीं तक है, बट ये तो रेडियस के आगे जा रही है, मतलब कि ये जो OC जो है वो रेडियस से बड़ी है, तो OC इज ग्रेटर देन OM एंड OD जो है वो भी रेडियस तो यहीं तक है बट ये रेडियस से बाहर जा रही है, मतलब OD जो है वो भी OM से बड़ी होगी। और जितनी भी लेंथ बनाता हूं मैं इस टेंजेंट पर, मान लो मैं ये बनाता हूं तो ये लाइन भी इससे बड़ी होगी क्योंकि ये रेडियस से बड़ी है, सर्कल के बाहर जा रही है तो रेडियस से बड़ी होगी। तो यहां पर इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं कि सिंस OM इज रेडियस and OC and OD are going out of the circle। तो यदि सर्कल से बाहर जा रही है मतलब वो रेडियस से तो बड़ी ही होगी। तो इसीलिए मैंने डायग्राम को देख करके ये बता दिया कि OC और OD दोनों OM से बड़ी होगी क्योंकि OM is radius and OC and OD both are going outside of the circle। That means they both are greater than the radius। और सिमिलरली जितनी भी लेंथ में बनाऊंगा उस टेंजेंट पर इस पॉइंट से वो सब सर्कल के बाहर ही जाएगी। इसका मतलब कि OM जो है वो टेंजेंट और सेंटर के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, बाकी की जितनी भी लेंथ है वो सब OM से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो देयरफॉर OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड टेंजेंट, और इसीलिए OM जो है वो सेंटर और टेंजेंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और यदि ये OM शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरम बताई कि यदि किसी पॉइंट और लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। समझ में आ गया आपको? सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में तो ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट भी है, बट इस थ्योरम का आपने प्रूफ देखा कि कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। यहां पर हमने स्टेटमेंट्स से इस थ्योरम को प्रूव किया और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये थ्योरम बहुत काम में आएगी, तो इसीलिए आपको इसका प्रूफ अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो, इसके बाद में हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं और 10.1 में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अभी हमने डिस्कस किया कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। यदि ये पूछा होता है कि किसी एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है तो सिर्फ एक टेंजेंट, बट सर्कल पर, पूरे सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? तो टेंजेंट तो सिर्फ सर्कल को टच करते हुए जाती है, मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इट इन वन पॉइंट, यहां पर वन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में।
A line intersecting a circle in 2 points is called a chord. जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? chord बोलते हैं. A circle can have dash parallel tangents. एक सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट्स ऐसी बना सकते हैं जो पैरेलल होगी? ये एक पेयर पैरेलल टेंजेंट्स का. तो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम पैरेलल. इसके अलावा कोई और पैरेलल हो सकती है क्या? नहीं. तो 2 ही टेंजेंट ऐसी होगी जो पैरेलल होगी. इसके अलावा कोई पैरेलल टेंजेंट यहां पर नहीं हो सकती. मतलब एक पेयर में 2 ही होगी. ठीक है, जैसे अब इधर भी बन सकती है तो 2 ही पैरेलल होगी. ठीक है, तो इसमें आएगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. ये जो कॉमन पॉइंट होता है, जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. A tangent PQ at a point P of a circle is of 5 centimeter. ये 5 centimeter की tangent है. Meets a line through the center O at point Q. ये tangent सेंटर से एक लाइन बनाई, उस लाइन को Q पॉइंट पर मिल रही. ठीक है, इसकी रेडियस, अच्छा रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर और OQ की लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर. मुझे पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी. ठीक है, उसने क्या बोला है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर. ये टेंजेंट जो है ये आगे जाकर के Q पर मिल रही है. सेंटर से एक लाइन आ रही है, उस लाइन को कहां पर मिल रही है? Q पॉइंट पर. और OQ की लेंथ दी है 12, तो आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है PQ. तो हम क्या करते हैं हड़बड़ी में कि ये 12 है या 5 है, इसको 13 लिख दिया. पाइथागोरस दिमाग में बैठा हुआ है कि 5 12 13 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. बट यहाँ पर वो कब होता है कि जब ये 5 हो, ये 12 हो, तो हाइपोटेनियस 13 आती है. यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. 144 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 119. तो बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 119. ठीक है, तो ये इसका आंसर. ड्रॉ सर्कल इन 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकंड टू द सर्कल. आपको एक सर्कल बनाना है. सेकंड का क्या मतलब होता है वो भी मैं बता दूंगा. ड्रॉ अ सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड इस सर्कल पर मुझे 2 लाइंस बनानी है, किसी एक तीसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए. मान लो इस लाइन के पैरेलल मुझे 2 लाइन बनानी है सर्कल पर, जिसमें से एक लाइन तो टेंजेंट होनी चाहिए, तो ये टेंजेंट होगी, और एक होनी चाहिए सेकंड. तो सेकंड क्या होता है? जो सर्कल के बाहर जाता है. कॉर्ड को यदि मैंने आगे बढ़ा दिया तो उसको अब हम कॉर्ड नहीं बोलेंगे. कॉर्ड क्या है? यहां से यहां तक की कॉर्ड होती है, बट वो सर्कल के बाहर जा रही है 2 पॉइंट पर. सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल के यदि बाहर जा रही है तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे. मैंने बोला एक कॉर्ड भी बनाओ इस लाइन के पैरेलल, तो कॉर्ड कैसी बनेगी? ये, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड. यदि मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? सेकंड. ठीक है, तो यदि हम कॉर्ड को सर्कल के बाहर निकाल दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड. ठीक है, चलो अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं. हाँ, थ्योरम 10.2 which is again important. सबसे पहले आप थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करो. मैं यहां पर थ्योरम का स्टेटमेंट रीड कर देता हूं. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of tangents drawn from
एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने सर्कल पर टेंजेंट बनाई। सबसे पहले तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, तो देखो मान लो कि एक टेंजेंट तो ये बन गई और दूसरी टेंजेंट ये बनी। क्या इसके अलावा कोई और टेंजेंट बना सकता हूं? यदि मैं उस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से बना रहे हैं अब यदि मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर करता हूं तो सर्कल को टच नहीं करेगी। यदि मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा अंदर जाता हूं तो सर्कल के अंदर चली जाएगी, तो अब वो टेंजेंट नहीं रहेगी। मतलब एक टेंजेंट ये बनी, इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं बन सकती इधर की तरफ, सर्कल के इधर की तरफ एक ही टेंजेंट बनेगी। और सिमिलरली एक टेंजेंट इधर बनेगी। यदि मैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो सर्कल के अंदर चली जाएगी, यहां से मैं थोड़ा सा बाहर निकला तो सर्कल के बाहर चली जाएगी। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर सिर्फ दो ही टेंजेंट बनाई जा सकती है, एक इधर बनेगी और एक उधर बनेगी। अब थ्योरम क्या है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हमने टेंजेंट बनाई। कितनी टेंजेंट बनी? 2। और ये दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है लेंथ में। ये है थ्योरम। हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल कैसे होगी। पर उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेंजेंट की लेंथ, कहां तक की लेंथ हम लेते हैं, क्योंकि इस टेंजेंट को तो यदि मैं आगे बढ़ा दूंगा तो ये तो इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है? यदि मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई सर्कल पर, तो इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ होगी उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है? कहां तक की लेंथ? इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ। उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसा नहीं कि इसके आगे हम, ऐसे तो मैं इसको इंफिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकता हूं। या मान लो कि आगे जाकर के कहीं पर मिल रही है, अब मैंने बोला इस टेंजेंट की लेंथ निकालो, तो लेंथ क्या होगी? यहां से यहां तक की ही मैं उसको ही लेंथ बोलूंगा। ऐसा नहीं कि पूरी लेंथ होगी। समझे मेरी बात? ठीक है, तो मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। मैं इस पॉइंट को P नाम दे देता हूं, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं। गिवन क्या है? PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, ये हमें पता है। और हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि PA इज इक्वल टू PB। यही आपकी थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट बनाई और वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो कैसे प्रूव करें? मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर है, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया तो 90 डिग्री होगा, उधर भी मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया तो 90 डिग्री होगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी, ठीक है। और फिर सेंटर से मैंने P को भी ज्वाइन कर दिया। यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि PA और PB इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन है ये वाली लाइन, और ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस भी यही है, उसकी भी हाइपोटेनियस ये, तो दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल हो गई और एक एक साइड और इक्वल हो गई। तो हाइपोटेनियस इक्वल, एक साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री का, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? RHS कॉन्ग्रुएंसी। और RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो PA जो है वो PB के इक्वल आएगा बाय CPCT। ठीक है, तो देखो प्रूफ मैं लिख के बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको। प्रूफ, उसमें कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले हम। पहले आप कंस्ट्रक्शन लिख लो। फ्रॉम सेंटर A, from center O, draw OA and OB and join O to P। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब इसके बाद में प्रूफ। ना इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है,
इसका रीजन हम क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे कि सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। तो द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent। ये जो लाइन है सेंटर से, जो हमने लाइन बनाई सेंटर से जब हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया तो जो लाइन बनी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम है। फिर इसके बाद में OA जो है वो OB के इक्वल होगा, रेडियस है दोनों सर्कल की। एंड द थर्ड थिंग इज OP which is hypotenuse। OP is कॉमन और हाइपोटेनियस भी है। तो दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इक्वल हो गई, एक साइड इक्वल हो गई और एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP जो है, PA जो है वो PB के इक्वल हो बाय CPCT। और यही आपको प्रूव करना था और यही थ्योरम है कि जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पर तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल ही आती है। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम। गॉट इट? नाउ अब हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि आपसे नहीं बनेंगे वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। और यदि उसके बाद में भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके बाद में इस चैप्टर को, हर चैप्टर के बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो पिछले सालों के पेपर्स में आ चुके हैं या जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर करूं, बट जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो वो मैं स्किप कर दूं। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल 1। हाँ, तो आपको यहां पर एग्जांपल 1 में दिया है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एग्जांपल 1, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ये पहला सर्कल, इसका सेंटर यहां है और उसी सेंटर से मैंने बना दिया दूसरा सर्कल। थोड़ा डायग्राम एकदम क्लियर कॉन्सेंट्रिक नहीं दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये पास में आ गए, यहाँ पर दूर हो गए, बट आप समझ जाना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर से मैंने दो सर्कल बना दिए, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, और भी बना सकता हूं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उन सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, कॉन का मतलब क्या होता है? सेम, सेंटर, सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दिस आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल में मैंने कॉर्ड बनाई इस तरीके से कि वो छोटे सर्कल को टच कर रही है। जैसे ऐसा बड़े सर्कल पर हमने कॉर्ड बनाई है, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है क्योंकि बड़े वाले को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और छोटे वाले के लिए क्या है? टेंजेंट है क्योंकि अंदर वाले को सिर्फ टच कर रही है। ठीक है, तो प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉर्ड है जो कि बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे सर्कल को टच कर रही है, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है कहां पर? इस पॉइंट पर। मुझे प्रूव करना है।
कि दिस इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, ये आपको प्रूव करना है। दिस पॉइंट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। मैंने सेंटर को मान लिया O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज M। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन में कि AB इज कॉर्ड ऑफ लार्जर बिगर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, एंड AB इज टेंजेंट टू दी स्मॉलर सर्कल, और छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है कि ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने M नाम दे दिया, तो मुझे प्रूव क्या करना है AM इज इक्वल टू BM, कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ मैंने क्या किया, सेंटर से, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया। तो अभी हमने पढ़ा कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है लाइन टेंजेंट के, ठीक है। तो प्रूफ यहां पर आप लिख दो ज्वाइन O टू M, और फिर हमने O को A से भी ज्वाइन कर दिया, O को B से भी ज्वाइन कर दिया। आप चाहो तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि ज्वाइन O टू B, O टू A, ठीक है। अब देखो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि वही रीजन मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि जब ये जो लाइन होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, ठीक है। सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, वो रीजन आपको यहां पर लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये OM इज परपेंडिकुलर टू AB। नाउ इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, वैसे तो देखो यहां पर मुझे अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि ये कॉर्ड है, कॉर्ड पर सेंटर से क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो जब मैं कॉर्ड पर, बड़े सर्कल के लिए तो AB क्या है, कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड पर सेंटर से जब मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दिस इज द थ्योरम व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो उस डायरेक्ट थ्योरम से भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख करके भी इसको प्रूव कर सकता हूं, बट वी आर सॉल्विंग द होल थिंग, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में पहली चीज है एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो है ऑलरेडी। OM इज कॉमन, एंड देन OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है। तो तीन चीजें इक्वल बता दी, एक तो 90 डिग्री, हाइपोटेनियस इक्वल, और एक साइड कॉमन। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल OAM is congruent to triangle OBM by RHS congruency, और इसीलिए AM equal to BM by CPCT is true। क्लियर है? तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। थ्योरम क्या है इस क्वेश्चन का। हाँ, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये एग्जाम में भी आ चुका है, बोर्ड्स में पहले, ध्यान देना अच्छे से। द टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, मैं डायग्राम बना देता हूं। टी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई, टी पी एंड टी क्यू। द टेंजेंट्स, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T point से TP TQ दो टेंजेंट बनाई। Prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ। OPQ कहां पर होगा? सेंटर थोड़ा हमने दूर बना दिया है, सेंटर मान लो यहां। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PTQ गिवन क्या है क्वेश्चन में, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, ये आपको गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल PTQ is 2 times angle OPQ। It is very simple, बस आपको थ्योरम्स को सही से यूज करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने इसके पहले इस चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट बनाई जा सकती है और वो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, ठीक है। और एक और थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जब मैं सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ी। इन दोनों थ्योरम्स को हम यूज करेंगे। पहले मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। मान लो कि ये वाला एंगल मैंने मान लिया x, तो वो कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए, क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है ना कि ये एंगल उसका डबल होना चाहिए। तो यदि ये x है तो वो कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 था, 90 में से x हटा दो तो ये आएगा 90 माइनस x। यदि ये 90 माइनस x है तो ये भी आएगा 90 माइनस x। ये 90 माइनस x क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस। ये दोनों इक्वल है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है PTQ, उसमें TP और TQ इक्वल है, और यदि ये दोनों इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये 90 माइनस x, ये 90 माइनस x, तो दो एंगल पता चल गया। तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, और ये वाला एंगल जब आप निकालोगे तो 2x ही आएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंस TP इज इक्वल टू TQ, इसका रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। Therefore, angle PTQ is equal to angle TPQ मतलब ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, TQP के, ठीक है। क्योंकि दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल है, तो आइसोसेलेस बन गया, और आइसोसेलेस बन गया तो दो एंगल इक्वल हो गया। इसका भी रीजन लिख दो, सिंस triangle TQP is isosceles। ठीक है ना। अगली चीज OP and OP is perpendicular to TP। ये जो OP जो है वो TP के परपेंडिकुलर होगा। इसका रीजन क्या है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, रीजन एक दो बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब मैं आगे के क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा, आपको रीजन फिर भी लिखना है। जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ में क्वेश्चन करना है। नाउ लेट
एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। हमने ओ पी क्यू को एक्स माना, तो देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। यह भी मैंने लिखा है यहां पर। इसका रीजन फिर से लिख दो, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू TP, क्योंकि OP जो है वो TP के परपेंडिकुलर, तो ये 90, इसको मैंने x माना इतने को, तो ये 90 में से x हटाएंगे तो आएगा 90 माइनस एक्स, और ये 90 माइनस एक्स आया तो ये भी 90 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना। इन ट्राइंगल TPQ तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो एंगल T प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 90 प्लस 90 180 आ गया, तो एंगल T प्लस 180 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 180। 180 से 180 कट गया, तो एंगल T कितना आ गया 2x। 2x मतलब क्या, x क्या माना था हमने OPQ, तो x की जगह पर OPQ लिख दो और t की जगह पर लिख देते PTQ। एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, हेंस प्रूव। क्लियर है, समझ गए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 करेंगे। देखो एग्जाम्पल 3 में भी एग्जाम्पल 3 आप लोग रीड करो तब तक फटाफट। थर्ड एग्जाम्पल रीड करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, PQ इज अ chord of length 8 सेंटीमीटर। of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। The tangent at P and Q intersect at a point T। इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बनाई, ये दोनों T पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको TP की लेंथ फाइंड करनी है। इट इज अ गुड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, अच्छा क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ये सोच लेते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये छोटा ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैं, ये O हो गया, इसको मैं M नाम दे देता हूं। तो क्या ये PTM और QTM ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे, ये वाली लेंथ इसके इक्वल, PM जो है वो कॉमन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि अभी हमने इसके पहले किसी क्वेश्चन में प्रूव किया था कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों? ये रेडियस, ये रेडियस, तो एक साइड इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, और ये कॉमन। तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से ये बड़ा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और यदि ये बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब हम इन छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं।
तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये छोटे ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये पूरा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। पीएम जो है वो क्यूएम के इक्वल हो जाएगा। तो यदि ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर का। इज दैट क्लियर? वो अभी मैं लिख के भी बताऊंगा। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। आपको सबसे पहली चीज गिवन है कि ओपी जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड पीक्यू की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, यह हमें फाइंड करना है। यहां पर हम ट्राइंगल की सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो हमने क्लास 10th में आपको ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में है, वही यहां पर हम यूज करेंगे। यहां पर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखो, नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सॉल्यूशन। देखो, इन ट्राइंगल इसको भी ज्वाइन कर देता हूं मैं इससे। इन ट्राइंगल OTP एंड OTQ, OT जो है वो कॉमन है, TP जो है वो TQ के इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आपको पूरा रीजन लिखना है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, एंड देन OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों रेडियस। तो इसीलिए ट्राइंगल OTP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OTQ से, और इसीलिए एंगल PTO या OTP इज इक्वल टू एंगल OTQ बाय CPCT। ये बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब मैं ये छोटे ट्राइंगल की PTM की और QTM की बात करूंगा। नाउ इन ट्राइंगल PTM एंड ट्राइंगल QTM, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें TP जो है वो TQ के इक्वल है, TP इज TQ इज इक्वल टू TQ, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती है। ये एंगल अभी हमने इक्वल बता दिया, एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OTQ, और TM जो है वो कॉमन है। तो ट्राइंगल PTM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QTM बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है कि PM जो है वो किसके इक्वल होगा, QM के। तो देयरफॉर PM इज इक्वल टू QM, और कितना हो जाएगा, पूरा 8 था तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, इतनी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर आ गई यहां तक की। दूसरी एक और चीज हमें यहां पर मिली कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो। यदि मैं इन दोनों को XX मान लूं तो ये दोनों इक्वल और दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो दूसरी चीज हमें क्या मिली, एंड एंगल PMT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90, ये 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट था करना। क्यों इंपॉर्टेंट था अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं
मैं कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करूंगा? एक तो ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? PTO, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। और कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एंगल है 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है कि सेंटर से जब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं तो 90। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, और इस छोटे ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री। तो बड़े में ये वाला 90, छोटे में ये वाला 90, और बड़े में भी एंगल ओ आ रहा है और छोटे वाले में भी एंगल ओ आ रहा है, मतलब एंगल ओ जो है वो दोनों में कॉमन है। तो बड़े ट्राइंगल में और छोटे ट्राइंगल में हमने दो एंगल इक्वल बता दिए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, और उससे हमारा काम हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OPM, इन दो ट्राइंगल्स की बात चल रही है, OTP एंड OPM। बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल OPT जो है, OPT मतलब ये 90 है, और छोटे वाले में कौन सा 90 है? PMO इज इक्वल टू एंगल OMP इज इक्वल टू 90, दोनों में ये एंगल इक्वल। एंड देन एंगल O, बड़े वाले में क्या नाम होगा उसका? POT, एंगल POT, और छोटे में उसका नाम क्या होगा? POM इज इक्वल टू एंगल POM। ये क्या है? कॉमन है, दो एंगल हमने इक्वल बता दिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा बाय एंगल सिमिलैरिटी। पर जब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर लिखते हो तो उसमें आपको राइट सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होता है। बट वो रेशो तभी सही बनेगा जब आप उसको राइट सीक्वेंस में लिखोगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या आएगा। तो बड़े वाले का O और छोटे वाले का O इक्वल है, तो सबसे पहले इसमें O आया तो उधर वाले में भी क्या आएगा? O आएगा। अब बड़े वाले में P90 है, बड़े वाले में P90 है, तो मैंने यहां बड़े वाले का P लिखा है, तो छोटे वाले में कौन सा 90 है? M90 है, तो P की जगह पर इधर क्या आएगा? M आएगा। अब बाकी का बचा हुआ लिख लो, तो OPT एंड OMP, ये सही सीक्वेंस में मैंने लिख दिया बाय एंगल सिमिलैरिटी। और यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मेरे पास में रेशो आ जाएगा क्या? OP बाय OM इज इक्वल टू PT बाय MP इज इक्वल टू OT बाय OP। ये आ गया सीक्वेंस, रेशो आ गया साइड्स का। समझ में आया? ये सीक्वेंशियली लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप ये सही सीक्वेंस में लिखोगे तभी आपको रेशो सही मिलेगा। यदि आपने यहां पर सीक्वेंस में गड़बड़ कर दी तो आपका रेशो गलत आएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मुझे यहां पर PT की लेंथ फाइंड करनी है, PT की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये निकालना है। क्या मेरे पास में MP की लेंथ है? तो हाँ, MP की है 4। क्या मेरे पास में OT की लेंथ है? OT नहीं है, मतलब ये वाला तो कोई काम का नहीं। क्या मेरे पास में OP है? तो हाँ है 5 सेंटीमीटर। क्या मेरे पास में OM है? नहीं है, बट मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। ठीक है, OM कितना आएगा? ये 5 है, ये 4 है, तो OM की लेंथ आएगी 3 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर इसको मैं ले लेता हूं, यहां वैल्यू पुट कर देता हूं। OP की जगह पर कितना आ जाएगा? 5, OM की जगह पर कितना आ जाएगा? 3, PT मुझे फाइंड करना है, और MP की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से PT की वैल्यू आएगी 20/3 सेंटीमीटर, जो कि आपको फाइंड करना था। समझ में आया? तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी कुछ भी नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। मुझे करना क्या था? इस छोटे ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था। उसको सिमिलर प्रूव करने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे सारी प्रोसेस करनी पड़ी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक
जो चीजें भी मैंने आपको पढ़ाई है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो। इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।